हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग हमारा डे 3 स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट एमसीक्यूज का। तो दो एमसीक्यूज का क्लास में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जहां पर मैंने बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया था, राइट। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज। नाउ अगर आप चाहते हो कि मैं और ज्यादा डिटेल में यहाँ पर इसे पढ़ाऊँ, तो मैं एक लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ कम्युनिकेशन के ऊपर। तो आपको ना अभी ऊपर एक आई कार्ड बना हुआ दिख रहा होगा, तो वहां पर वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट में ना 3 लेक्चर्स में कवर हो रखा है कम्युनिकेशन। आप चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। अब कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज ना, आज तो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी थोड़े बेसिक लेवल के। कल मैं आपको छोटा लेक्चर रखूंगी 10-15 मिनट का, जिसमें मैं आपको ना एकदम केसलेस स्टडीज दूंगी, जो कि आपके आरबीआई में आते हैं, आरबीआई के लेवल के, राइट। तो अभी देखो कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, ये समझ में आ जाएगा। ऐसे करके कल वाली क्लास से ये समझ पाओगे कि क्या आरबीआई जो लेवल का क्वेश्चन दे रहा है वो आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बोल रहे ग्रेप वाइन फिनोमिना जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में, ये मोस्टली किसके साथ में क्लोजली एसोसिएटेड है। अगर हम यहाँ पर कम्युनिकेशन फ्लो के साथ में देखें, तो मैं एक बार इंग्लिश में रीड कर देती हूँ। दिस इज फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स एज वेल। The grapevine phenomena in organizational setting is most closely associated with which type of communication flow? So there are many other types of communication flows, right? And one of them is closely associated with grapevine. Then which one is it? So first is a predefined structured pathways, दूसरा है आपका spontaneous unofficial channels, तीसरा है peer level interaction, चौथा है हायरार्कियल रिपोर्टिंग लाइंस, और पांचवा है फॉर्मल रिटन प्रोटोकॉल्स। नाउ आप इसका आंसर जो है कमेंट में दे सकते हो, या तो अपने पास पेन पेपर लेकर बैठो उसमें लिख सकते हो, राइट, ताकि आपको पता रहे कि भाई एक चैप्टर से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। ओके, तो चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका स्पॉन्टेनियस अनऑफिशियल चैनल्स। देखो ग्रेपवाइन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा गॉसिपिंग होती है ना, गॉसिपिंग से आप ग्रेप वाइन को कनेक्ट कर सकते हो। इनफॉर्मल यहाँ पर बातें हो रही होती हैं, ठीक है, इधर उधर का इंफॉर्मेशन आपको देना, एक दूसरे को फैलाना। किसी को यहाँ पर हो सकता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में कोई कांटेक्ट है, कोई फ्रेंड है, वहां से कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो उसने अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को बताया, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया, कैफेटेरिया में डिस्कशन हो रहे हैं। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या है, एक इनफॉर्मल अनऑफिशियल और ऑफन रैपिड कम्युनिकेशन है, जो कि बाकी जो हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें बाईपास कर जाता है। यहाँ पर जो रूमर्स फैलते हैं, गॉसिप्स होती हैं, और अदर नॉन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो होती है, तो जैसे मान लो टॉप मैनेजमेंट ने अभी कोई बात नहीं बताई, कुछ पॉलिसी में चेंजेस ला रहे हैं इन फ्यूचर, बट वो आपको गॉसिप से पता चल जाएगा, ठीक है। इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, अच्छा एक चीज बताओ, मान लो ग्रेप वाइन के बारे में आपसे पूछा जाए कि क्या ग्रेप वाइन गलत है, तो आपको पता है क्या पता होना चाहिए कि ये कंप्लीटली गलत नहीं बोल सकते इसको, राइट। आप एकदम ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट में जाओगे, आप ग्रेप में जाओगे, आप बोलोगे नहीं कंप्लीटली गलत नहीं है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एम्प्लॉइज को थोड़ा जल्दी पता चल जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। ये चीजों के बारे में कहीं ना कहीं हमारे कॉन्टेक्ट्स अच्छे बनते हैं, और एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब भी क्रिएट होती है, अनलेस कि हम यहाँ पर किसी गलत लेवल के, किसी गलत तरह के रूमर्स में फंस रहे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन जो है वो प्राइमरली अक्कर हो रही है बिटवीन विच पार्टीज। तो यहाँ पर लेटरल कम्युनिकेशन जो है वो पूछ रहे हैं कि वो आपकी कौन सी दोनों पार्टीज के बीच में हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो अब आपके लिए सबसे पहले है कि एक मैनेजर है और उनके डायरेक्ट रिपोर्ट के साथ में इंडिविजुअल्स हैं, जो कि यहाँ पर इक्विवेलेंट रैंक्स रखते हैं या पोजीशंस रखते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर कलीग्स जैसा हो गए, एक मैनेजर हो गए और जो लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं। एन एम्प्लॉई एंड देयर डायरेक्ट सुपरवाइजर, एक एम्प्लॉय है और उनके सुपरवाइजर से वो बात कर रहे हैं। अक्रॉस ऑल हायरार्कियल लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है, और इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जैसे गवर्नमेंट हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए। तो अब आप बताओ कि यहाँ पर आपका लेटरल कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, राइट। तो यहाँ पर जिन लोगों की रैंक सेम है, राइट, फॉर एग्जाम्पल मिड लेवल के मैनेजर्स हो गए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के मिड लेवल मैनेजर्स हैं, वो अपने बीच में कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं।
तो लेटरल या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये जो डायग्राम्स मैं बना रही हूँ ना, ये डायग्राम्स एक्चुअली यही है कि अगर आप यहाँ पर अपने से ऊपर वाले से बात कर रहे हो, यहाँ पर आप अपने से नीचे वाले से बात कर रहे हो, यही आपको हेल्प करता है चीजें समझने में। कम्युनिकेशन थोड़ा सा डायग्राम से आप समझ सकते हो, थोड़ा आसानी पड़ता है। ओके, तो लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है ये एक्सचेंज हो रहा है इंफॉर्मेशन का और फीडबैक का, आइडियाज का। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। So I was in a meeting and I was having some kind of a conflict. Actually, I will call it a conflict only with another person in the team who was making different kind of expressions, and somehow I also saw that expressions and I reacted very badly on it, and my manager got angry with me and he was not actually showing it off in a way कि वो गुस्सा है, but वो उस चीज को कहीं ना कहीं हाँ भी नहीं बोल रहे थे, राइट। तो मेरी जो यहाँ पर कलीग थी, उन्होंने मुझसे बोला कि देखो यहाँ पर ना आपको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना था, ब्लंटली रिएक्ट नहीं करना था। उनका वर्ड था कि आपको यहाँ ब्लंटली रिएक्ट नहीं करना था। आई नो चीजें हुई, बट फिर आप अपने पॉइंट को बहुत आराम से बोलते तो आप वहां पर अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाते अदर पर्सन से, ठीक है। तो ये एक तरीके का फीडबैक उन्होंने मुझे दिया, एक आइडिया दिया, एक इंफॉर्मेशन पास ऑन की मेरे पास। तो ये क्या बन गया, लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पर हम सेम लेवल पर विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की अपने आइडियाज, अपने फीडबैक, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, जिससे कि कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन होता है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर कौन सा आपका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि यहाँ पर सेंसरी मॉडलिटीज को कंसर्न कर रहा है, जो इसके साथ एंगेज है। कंसर्न ऐसा नहीं कि खराब कंसर्न कर रहा है, मतलब इट इज अबाउट दिस थिंग, इट इज कंसर्न विद दिस और इट इज रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो रिलेटेड है ये ऑडियो विजुअल वाला। तो पहला बोल रहे हैं केवल और केवल सेंस ऑफ हियरिंग, ऑडियो सुनना, विजुअल देखना। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन नहीं होगा, मैं वैसे ही बता देती हूँ। एक्सक्लूसिवली द सेंस ऑफ साइट, साइमल्टेनियस एंगेजमेंट ऑफ बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल सेंसेस, predominantly reliance on textual content, primarily tactile and kinesthetic engagement। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि आप केवल सुनने के ऊपर यहाँ पर देख रहे हो, सेंस ऑफ हियरिंग पर फोकस्ड हो। दूसरा बोल रहे हैं देखने वाले सेंस के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो। तीसरा बोल रहे हो साइमल्टेनियसली एंगेजमेंट हो रहा है आपका ऑडिटरी का और विजुअल सेंसेस का, दोनों यहाँ पर साथ में काम कर रहे हैं। चौथा बोल रहे हैं जो टेक्सचुअल कंटेंट है, जैसे कंटेंट आपके सामने रखा हुआ है, इसके ऊपर आप ज्यादा रिलायंट हो। और पांचवा बोल रहे हैं कि टेक्टाइल है आपके काइनेस्थेटिक एंगेजमेंट के साथ में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, ऑफ कोर्स इसका आंसर आपका ऑडिटरी और विजुअल सेंसेस वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके दो ही चीजों से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर किस किस के बारे में बात की है, हमने एक तो बात की है यहाँ पर कि आपके ऑडियो और एक विजुअल सेंसेस की। अच्छा बताओ, अब लास्ट वाला जो ऑप्शन था वो क्यों इनकरेक्ट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ना काइनेस्थेटिक एंगेजमेंट की बात हो रही है, मतलब जो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनमें जो मूवमेंट हो रही है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अपन जैसे अभी आप लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो या फिर अलग अलग टीवी में वीडियोस देख रहे हो, तो ये आपके लिए क्या है, ऑडिटरी और विजुअल सेंसेस की तरह हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, साइट और साउंड, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर आपके अपील हो रहे हैं, मैसेज डिलीवरी को एनहांस कर रहे हैं, कंबाइंड सेंसरी इनपुट की तरह काम हो रहा है, जैसे वीडियो फिल्म्स में या फिर प्रेजेंटेशन जिनमें साउंड होता है उसके साथ करते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप ऑल दो टेक्स्ट भी यहाँ पर देख रहे हो, राइट, और मेरी आवाज भी सुन रहे हो, तो ऑडियो विजुअल दोनों चीजें आपकी आ जाती हैं। फैक्टर्स दैट इम्पीड या डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट मतलब खराब कर रहे हैं, the intended meaning during the communication process are collectively referred to as। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो एक्चुअल मीनिंग था मेरी बात का, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के टाइम पर वो यहाँ डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे। पहला बोल रहे हैं इंक्वायरीज, दूसरा बोल रहे हैं बैरियर्स, तीसरा बोल रहे हैं एनकोडिंग एनोमलीज, चौथा बोल रहे हैं डिकोडिंग चैलेंजेस, पांचवा बोल रहे हैं चैनल नॉइज। क्या क्या है, इंक्वायरी, जैसे आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो बीच लेक्चर में। दूसरा है बैरियर्स, कि यहाँ पर आपको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है।
तीसरा है एनकोडिंग एनोमलीज, जो मैंने बात बोली वो यहाँ पर कोडेड फॉर्म में थी, आप उसे ठीक से एनकोड नहीं कर पाए, मतलब मैं अपनी बात को ठीक से एनकोड नहीं कर पाई, डिकोड कि आप मेरी बात को डिकोड नहीं कर पाए हो। और चैनल नॉइस की यहाँ पर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, माइट भी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बाहर से बहुत बार क्या होता है, कुछ बाइक्स होती है जो हॉर्न्स बजाते हुए जाती हैं, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये सब आपके अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो क्या होगा, बैरियर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऑब्स्टेकल्स या फिर इंटरफेरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक मैसेज को यहाँ पर एक्यूरेटली भेजना नहीं दे रहे हैं, रिसीव नहीं होने दे रहे या समझने नहीं दे रहे हैं, ठीक है गाइस। इसके अलावा पीएफआरडी ग्रेड ए का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जहां पर हम आपको 1000+ एमसीक्यूज देते हैं पेंशन सेक्टर, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग पर। एंड यहाँ पर 500+ करंट अफेयर एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, 10 फेज 1 पेपर 2 मॉक टेस्ट, 5 फेज 2 पेपर 1 एंड 10 फेज 2 पेपर 2 मॉक टेस्ट और इंपॉर्टेंट एस्से टॉपिक्स। तो अगर आप पीएफआरडी की एग्जाम देने का प्लान कर रहे हो, जिसका अभी आपका लास्ट डेट भी आने वाला है एप्लीकेशन का, तो आप यहाँ पर इसे अवेल कर सकते हो। प्राइस इसका 1299 है, ऑल्दो यहाँ पर हमने 50 स्टूडेंट्स के लिए रखा था ये प्राइस, बट अभी हमने इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, मतलब बाकी 100 स्टूडेंट्स के लिए कर दिया है, तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए इसका प्राइस 999 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो कौन सी कैटेगरी है कम्युनिकेशन की जिसमें की जो पोस्टर्स हैं, ठीक है, उनको हम प्राइमरीली क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन की यहाँ पर मोड ऑफ सेंसरी एंगेजमेंट क्या रहेगा, राइट। तो इन विच कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग कम्युनिकेशन की कैटेगरीज हैं, जैसे बहुत बार आंखों से इशारा हो रहा है, विजुअल, बात बोलकर की जा रही है, ओरल हो गया, मैंने आपको लेटर दिया, रिटन हो गया, राइट। तो यहाँ पर इनमें से पूछ रहे हैं कि किसमें सेंसरी एंगेजमेंट जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जो पोस्टर्स होते हैं हमारे की हमारे पोस्टर्स किस तरह के हैं, पहला है ओरल, विजुअल, तीसरा है रिटन, चौथा है स्पोकन और पांचवा है टेक्टाइल। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है विजुअल। तो पोस्टर्स जो होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये पोस्टर दिखाया, ठीक है, तो ये पूरा पोस्टर आपको क्या बता रहा है कि भाई टेस्ट सीरीज किस तरह से जा रही है, राइट। तो यहाँ पर रिलाइंग ऑन इमेजेस, ग्राफिक्स, टेस्ट, जो कि यहाँ पर एक विजुअली इम्पैक्टफुल वे में कि हमारे एक मैसेज कन्वे हो रहा है और ये आपका विजुअल कम्युनिकेशन के अंडर फॉल करता है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द मोर कॉमन ऑल्टरनेटिव टर्म, किसके लिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर पूछ रहे हैं मोस्ट कॉमनली यहाँ पर कौन सा ऑल्टरनेटिव टर्म हम यूज कर लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में। तो ये हमने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था, हॉरिजॉन्टल फ्लो, लेटरल एक्सचेंज, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ग्रेप वाइन या फिर वर्टिकल फ्लो, बताओ कौन सा है। तो ग्रेप वाइन इसका आंसर होगा, अभी थोड़ी देर पहले किया था, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ही था। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में टिपिकली फैसिलिटेट होता है कौन से मैकेनिज्म से, तो फॉर्मल डायरेक्टिव्स आपके सुपीरियर से आ रहे हैं, डायरेक्ट वन ऑन वन वर्बल इंटरेक्शंस हो रही हैं पीयर्स के अमंग, शेड्यूल्ड इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स हो रही हैं, या ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताओ कौन सा होगा कि यहाँ पर आपके सुपीरियर्स जो है वो फॉर्मल डायरेक्टिव्स दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है, वन ऑन वन वर्टिकल यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है लोगों के बीच में, इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स हो रही है, सभी हैं या फिर कोई भी नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर वेरियस सेम हायरार्कियल लेवल्स पर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, फेस टू फेस डिस्कशंस हो सकते हैं, टेलीफोनिक कॉल्स हो सकती हैं, पीरियोडिकल मीटिंग्स हो सकती हैं या फिर पीयर टू पीयर इंटरेक्शंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट है जेस्चरल कम्युनिकेशन, जेस्चर्स होते हैं ना हमारे, तो यहाँ पर इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज फॉर्म ऑफ, तो यहाँ पर किसका फॉर्म होगा, जैसे मैंने बताया था दैट कल इन द मीटिंग, जिसके साथ में मेरी मीटिंग चल रही थी, द पर्सन, उनके साथ जब मीटिंग चल रही थी तो वो अलग अलग यहाँ पर एक्सप्रेशंस दे रही थी, तो मतलब मैं बोल सकती हूँ उनके जेस्चर्स कुछ अजीब थे, राइट। तो ये यहाँ पर जेस्चर्स जो हैं वो अपनी बात यहाँ पर वर्बली तो नहीं बोल रही थी, बट उनके जो जेस्चर्स थे वो क्या होंगे, वर्बल है, डायरेक्ट वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटन है या ऑडिटरी सिंगल है, बताओ। वर्बल क्या होता है कि जब मैं मुंह से कोई बात बोल रही हूँ तो मैं वर्बली उस चीज को बोल रही हूँ, ओरली बोल रही हूँ, रिटन फॉर्मेट में दे रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लेटर दे दिया, और नॉन वर्बल होते हैं जो मैं यहाँ पर एक्सप्रेशंस दे रही हूँ, जेस्चर्स दे रही हूँ, राइट। तो सी जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। जेस्चर्स जो है वो एक की कंपोनेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जो अपना मीनिंग कन्वे करते हैं बिना किसी स्पोकन वर्ड्स के।
गाइस इसके अलावा पीएफआरडी एंड आईएफएससी का कोर्स चल रहा है हमारा, जहां पर मैं आपको फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 के पीडीएफ के थ्रू आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पर आपको बाकी हमारे इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कॉमर्स, गिफ्ट सिटी, आईएफएससी एक्ट्स कवर करते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश गाइडेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस और स्ट्रैटेजी गाइडेंस, एंड 5 मॉक टेस्ट फेज 1 पेपर 2 और 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1 के लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं। प्राइस आप देख ही सकते हैं 4999 है। कोई डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं प्राइमरली जो कि फिजिकल बैरियर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिजिकल बैरियर्स, अलग अलग तरह के बैरियर्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, तो कौन से वाले आपके फिजिकल बैरियर्स का हिस्सा है। पहला है सिमेंटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लेक्सिकन, दूसरा है टेम्पोरल डिस्पैरिटीज एंड स्पैटियल सेपरेशन, चौथा है साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, और चौथा है आपका डिनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ वर्क, और पांचवा है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो पहले ना मैं आपको इन वर्ड्स के मीनिंग समझाती हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि ठीक है ये क्या बोलना चाहते हैं, है ना। तो सिमेंटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लेक्सिकन, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, है ना, क्या है, वर्ड्स हैं, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, उनका मीनिंग क्या है, और वो किस तरीके से जो यहाँ पर लैंग्वेज की लार्जर यूनिट्स है, जैसे हमारे पास सेंटेंसेस बनाने, अब मैंने सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड यूज किया जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बात अलग तरह से चली जाए, तो ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है लार्जर यूनिट ऑफ लैंग्वेज को, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सिमेंटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लेक्सिकन। तो लेक्सिकन जो है वो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है कि हमारी वर्ड्स की नॉलेज कैसी है, उनके मीनिंग्स हम कैसे समझ पा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन समझ में आ गया क्या लिखा है। अब दूसरा आ जाओ, दूसरा क्या है आपका कि टेम्पोरल यहाँ पर डिस्पैरिटीज जो है, ठीक है, टेम्पोरल डिस्पैरिटीज और स्पैटियल सेपरेशन। सबसे पहले तो स्पैटियल का मतलब आपको पता होगा, स्पैटियल किससे रिलेटेड होता है आपका, स्पैटियल आपका रिलेटेड होता है स्पेस से, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि डिफरेंस जो आपका टाइम, किसमें आ रहा है डिफरेंस, टाइम में और स्पेस में, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेरिएशंस आ रहे हैं, जैसे कि टाइमिंग कोई इवेंट की हो रही है और ड्यूरेशन कितनी है किसी फिनोमिना की, और अगर स्पैटियल डिस्पैरिटीज की बात करें तो जैसे लोकेशन क्या है, एरिया क्या है, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ और 5 किलोमीटर बैठा हुआ कोई इंसान है, मैं यहाँ से कितना भी चीख चिल्लाकर बोल लूँ उन्हें थोड़ी सुनाई देगा, राइट। फिर आता है आपका साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, मान लो मैं गुस्से में हूँ और मुझे लगता है कि आप मेरे अगेंस्ट ही रहते हो हमेशा, फिर आप मुझसे कोई बात मेरे फेवर में भी कहोगे तो मैं कैसे लूंगी, उल्टा ही लूंगी उसको। ये क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड। ये सब एग्जांपल दे रही हूँ, तो रियल लाइफ से मत कम वो करना कि भाई ये तो ऐसे है, राइट। डिनोटेटिव एंड कनोटेटिव मीनिंग ऑफ वर्ड्स, अब ये क्या होता है बताओ। अगर यहाँ पर डिनोटेटिव, कोई कोई वर्ड में क्या होता है फम्बलिंग हो जाती है ना, तो यहाँ पर बेसिकली डिनोटेटिव और कनोटेटिव का मतलब होता है कि आपके पास में डिक्शनरी डेफिनेशन क्या है किसी चीज की, और कॉनोटेटिव का मतलब होता है, कॉनोटेटिव का कि यहाँ पर आपकी फीलिंग्स, आइडिया या एसोसिएशन कैसा है उस वर्ड से रिलेटेड, राइट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल समझो कि अगर मैं बोलूँ होम, तो मेरे लिए होम क्या है कि जहाँ पर हम रहते हैं अपनी फैमिली के साथ में, राइट। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आपके पास ब्लैक है, तो ये पेन है ना ब्लैक है, तो ब्लैक क्या होगा मेरे लिए, कलर होगा, राइट। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, डिनोटेशन हो गया। और कोनोटेशन में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई आपके लिए, मैं वर्ड बोल रही हूँ होम, है ना, तो होम मेरे लिए प्लेस ऑफ लाइफ लिविंग था कहाँ पर, डिनोटेटिव में, लेकिन होम मेरे लिए कॉनोटेटिव के अकॉर्डिंग होगा कि फीलिंग ऑफ वार्मथ, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल समटाइम्स पीपल से ना दैट माय फ्रेंड और अदर पर्सन इन माय लाइफ इज माय होम, है ना, द पर्सन इज माय होम, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो वहां पर रह रहे हैं उसके ऊपर चढ़कर पैरासाइट बनकर, ऐसा थोड़ी है, वो क्या है, वो एक फीलिंग है ना। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि हायरार्कीज बहुत ज्यादा है, कोई काम होने में दिक्कत हो रही है, कौन सा होगा, तो ऑफकोर्स फिजिकल बैरियर की बात हो रही है। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि टेम्पोरल एंड डिस्पैरिटीज एंड स्पैटियल सेपरेशन, कि भाई यहाँ पर हम कितना डिस्टेंस में बैठे हुए हैं,
टाइमिंग क्या है इवेंट की, उसके अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो टिपिकली इनिशिएट होता है विद विच कोर एलिमेंट, कौन से कोर एलिमेंट के साथ में हम इसको शुरू करते हैं। पहला है कि प्रोसेस को आप ट्रांसलेट कर रहे हो थॉट्स को इनटू अ मैसेज, दूसरा है ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज, तीसरा है मीडियम जिससे आपका मैसेज ट्रेवल कर रहा है, चौथा है कि आपने क्या रिस्पॉन्स रिसीव किया है, और पांचवा है कि आपका रेसिपेंट कौन है मैसेज का। तो बताओ कैसे होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर है बी, सेंडर, बेसिकली जो ओरिजिनेटर है मैसेज का। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, अब मेरे दिमाग में एक थॉट आएगा, उसको मैं एक मैसेज के फॉर्म में यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को फोन कर दिया है ना, तो मैंने उनको कॉल किया, तो यहाँ पर फोन जो है वो मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। एंड यहाँ एक रिसीवर है मिस्टर ए, को मैंने कॉल किया और अपना मैसेज दिया, फिर वो उसको डिकोड करेंगे, रिसीव करेंगे, जो भी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन किसके साथ में शुरू हो रही है, सेंडर के साथ में शुरू हो रही है। तो सेंडर क्या कर रहे हैं, उस आइडिया को शुरू कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं, और फिर उसको जिसको वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड इसके बाद में क्या करेंगे, इसको एनकोड करेंगे, एनकोड करने के बाद में इसको भेजेंगे, भेजने के बाद सो एंड सो पर्सन इसे रिसीव करेगा, डिकोड करेगा, इसको समझेगा, जो भी फीडबैक है वो प्रोवाइड करेगा। तो कितने प्राइमरी और डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे रिकॉग्नाइज होते हैं एक बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, 5, 6, 7, 4 या 3। ये आप खुद से बनाकर देखो डायग्राम तो आपको समझ में आएगा। 7 होते हैं, कैसे होते हैं, सेंडर ने एनकोड किया मैसेज भेजा, फिर यहाँ पर एक चैनल था फोन जैसा मैंने बताया, फिर रिसीवर ने यहाँ पर डिकोड किया, फीडबैक प्रोवाइड किया, और कभी कभी नॉइस भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे फोन हमने किया लेकिन यहाँ पर कुछ इशू आ रहा था, नेटवर्क इशू था, तो बात अच्छे से नहीं जा पाई, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। दो ओवर आर्किंग कैटेगरीज हैं जो कि यहाँ पर ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को अपने साथ लेकर चलती हैं, राइट। तो वो कौन सी हैं, पहला है स्पोकन जो मैं बोल रही हूँ और रिटन, दूसरा है एक्सप्रेसिव और टेक्सचुअल, तीसरा है अटर्ड एंड नॉन अटरेबल, चौथा है ऑडिटरी एंड नॉन ऑडिटरी, पांचवा है डिजिटल और एनालॉग मैसेजेस। तो बताओ यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। तो सभी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बताओ किसके अंडर आएगी आपके अकॉर्डिंग, स्पोकन एंड रिटन के, एक्सप्रेसिव एंड टेक्सचुअल के, अटर्ड एंड नॉन अटरेबल सिग्नल्स के। तो आपका आंसर होगा सी। क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ और मैं यहाँ पर अगर कैमरा ऑन होता मेरा, तो मैं आपको ये बेसिकली सारे सिग्नल्स प्रोवाइड कर रही होती, राइट। अभी कैमरा ऑन नहीं कर सकती, अदरवाइज तो मैं डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाना प्रेफर करती हूँ, बट देयर आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकती हूँ। बट एनीवेज, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके, चाहे वो वर्बल हो या फिर नॉन वर्बल हो, आपके किसके अंडर आ रहे हैं, ये आपके फॉल करते हैं अंडर आपका अटर्ड एंड नॉन अटर्ड सिग्नल्स के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच सेट ऑफ एक्टिविटीज एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्लीफाई ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन जो है वो आपकी, राइट, कौन से सेट ऑफ एक्टिविटीज के अंडर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्प्लीफाई हो रही है। पहला है जब आप यहाँ पर, ठीक है, डिस्कशंस कर रहे हो, रिटन मेमोस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो प्रेजेंटेशंस को। दूसरा है कि यहाँ पर आप कन्वे कर रहे हो कुछ भी, अपने डिस्कशंस वगैरह कर रहे हो, मेमोस ड्राफ्ट कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को, कन्वे कर रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो, कन्वेनिंग डिस्कशंस, डिलीवरिंग प्रेजेंटेशंस, या फिर कंडक्टिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो बताओ इनमें से आपका कौन सा इसका आंसर होगा जिसमें कि आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओरल है ना, ओरल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका रिटन मेमोस क्यों होगा, राइट। प्रेजेंटेशन तो हो सकती है क्योंकि आपने वो चीज लिखी है बट आप उसको बोलकर भी बता रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर कन्वेनिंग डिस्कशंस, डिलीवरिंग प्रेजेंटेशंस एंड कंडक्टिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस। अब यहाँ पर डायरेक्टिव्स एंड फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आते हैं। तो इशूड फ्रॉम हायर अथॉरिटीज टू सबऑर्डिनेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच कम्युनिकेशन फ्लो। डायरेक्टिव्स और फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट ने किसको दिया, मिड मैनेजमेंट को, मिड मैनेजमेंट ने लोअर मैनेजमेंट को, लोअर मैनेजमेंट ने अपनी अपनी टीम्स को ये बात बता दी, ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट्स की तरफ आ रही है चीजें। तो ये आपका कौन से कम्युनिकेशन फ्लो का हिस्सा है, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, इंट्रा लेवल,
इंट्रा लेवल, इंटर डिपार्टमेंटल ये वाला बन जाएगा, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, या फिर क्रॉस फंक्शनल कि भाई यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब जगह जा रहे हैं। बताओ कौन सा होगा? सिंपल सा है, डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इसे हम बोलते हैं, जहां पर हायर लेवल से लोअर लेवल्स तक बात जा रही है ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस या पॉलिसीज के फॉर्म में। एक एक्सचेंज हो रहा है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, राइट, और एक सीईओ है यहाँ पर एस्ट्रोनोवर कंपनी के, उसे बताओ क्या कहोगे? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है। चलिए, कभी ऐसा किसी के साथ चीट मत करना, दिस इज वेरी रॉन्ग एंड ऑन सो मेनी लेवल्स। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो एक एक्सचेंज हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का और एक सेल्स पर्सन का, ठीक है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो आपका यहाँ पर सेल्स पर्सन से बात हो रही है, राइट। तो लेटरल कम्युनिकेशन है, पेयर लेवल है, क्रॉस फंक्शनल, क्रॉस हायरार्कियल है, एंड लीनियर वर्टिकल है, या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो लीनियर वर्टिकल होती है इधर से इधर से इधर, राइट, और पेयर टू पेयर आपको पता ही है। लेटरल कम्युनिकेशन हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रॉस फंक्शनल और क्रॉस हायरार्कियल, क्रॉस फंक्शनल सेल्स टीम की बात हो रही है, ठीक है, उसमें भी सेल्स पर्सन से बात हो रही है, सेल्स मैनेजर से नहीं हो रही। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, डायगोनल कम्युनिकेशन का ये हिस्सा है, राइट। डायग्राम से समझ में आ रहा है ना थोड़ा सा यहाँ पर कि कम्युनिकेशन आपका किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट वर्टिकल चेन जो है कमांड की, वो हम बाईपास कर रहे हैं, कि हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहले सेल्स मैनेजर से बात करेंगे, सेल्स मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से बात करेगा। अच्छा, दूसरा क्या टर्म यूज कर सकते हो डायगोनल कम्युनिकेशन के लिए? ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इनफॉर्मल, यूनिडायरेक्शनल। बताओ कौन सा यूज कर सकते हो? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ट्रांसवर्स कम्युनिकेशन आपका आंसर बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट आ जाओ। कम्युनिकेशन जो है जब एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और एक फाइनेंस मैनेजर के बीच में हो रही है, तो ये कैसी होगी आपकी? डाउनवर्ड, अपवर्ड, क्रॉस हायरार्कियल, इंटर डिपार्टमेंटल पेयर फ्लो, या फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो क्या होगी? इंटर डिपार्टमेंटल पेयर फ्लो, है ना। तो दो पेयर्स अपने में आपस में बात कर रहे हैं, या एचआर मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर बोल रहे होंगे कि हमें किसी को रिक्रूट करना है ना। तो चलो नेक्स्ट आ जाओ। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड होता है कि भाई मैंने यहाँ पर अपना बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ तो मैंने अपने किसी भी टीम के पर्सन को बात बताया, ठीक है। अगर मेरे टीम के पर्सन ने मुझे कोई बात बताया तो क्या हो जाएगा? ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये जो दोनों है, ये यहाँ पर ब्रॉडर कैटेगरी कौन सी आ रही है कम्युनिकेशन फ्लो की, जिसका ये हिस्सा है? बाई डायरेक्शनल, इंट्रा लेवल, क्रॉस फंक्शनल, हायरार्कियल, इनफॉर्मल। बताओ कौन सा होगा? खुद से सोचो कौन सा होना चाहिए। हायरार्कियल होना चाहिए, अपवर्ड डाउनवर्ड, है ना। क्रॉस फंक्शनल तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपके आ रहे हैं। हायरार्कियल यहाँ पर क्या होगा कि भाई हम अपने मैनेजर से बात करें या हमारे मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट से बात करें। बाई डायरेक्शनल क्या है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो रहा है, मैं अपने मैनेजर से, मेरे मैनेजर मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल तो आपको पता ही है, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे हो रही है? जो चेन ऑफ कमांड है, तो या तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। नेक्स्ट आ जाओ। द एक्ट ऑफ सबमिटिंग अ परचेज ऑर्डर टू एन एक्सटर्नल मटेरियल सप्लायर कॉन्स्टिट्यूट्स विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे यहाँ पर किसी पर्सन से सामान खरीदना था, दूसरा बिजनेस हो गया ये एबीसी लिमिटेड, और ये मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक्सवाईजी लिमिटेड। तो यहाँ पर क्या हुआ? मैंने इनको एक परचेज ऑर्डर दिया, राइट। तो ये कौन से टाइप का कम्युनिकेशन हुआ? इंटरनल हायरार्कियल, इंटरनल है ये, इंटरनल पेयर टू पेयर, communication within the organization, communication with parties outside the organization, cross functional। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा, जहां पर हम बाहर से बात कर रहे हैं, है ना। दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में डिस्कशंस चल रहे हैं। एक बिजनेस है जिसको एक सेल्स ऑर्डर मिला है फ्रॉम अ क्लाइंट। यहाँ पर क्या हुआ? सेल्स ऑर्डर मिल रहा है, किसको मिल रहा है? एक बिजनेस को मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? क्लाइंट से मिल रहा है।
ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं ये किस तरीके का आपके लिए एक एग्जाम्पल होगा, कौन से तरह के कम्युनिकेशन, इनवर्ड वर्टिकल, इनवर्ड हॉरिजॉन्टल, इंटरनल ऑपरेशनल, इनवर्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरनल कस्टमर सर्विस कम्युनिकेशन, बताओ कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में इनवर्ड एक्सटर्नल, कस्टमर सर्विस थोड़ी दे रहे हैं हम, यहाँ पर ऑर्डर्स ले रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक सेल्स ऑर्डर आया है, राइट। तो विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन ओरिजिनेट फ्रॉम और बी डायरेक्टेड टवर्ड्स एंटिटीज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर, ठीक है, आप क्या देख रहे हो, ये यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। तो विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन ओरिजिनेट फ्रॉम और बी डायरेक्टेड टवर्ड्स एंटिटीज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटीज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कौन हो सकते हैं, सबसे पहले स्टेक होल्डर आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर उनके साथ में आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हायरार्कियल है, पेयर लेवल है, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल है, बाउंड्री स्पैनिंग है, या फिर इनफॉर्मल है, बताओ कौन सा होगा। तो ये होता है बाउंड्री स्पैनिंग, ठीक है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, इसे हम बोल रहे हैं बाउंड्री स्पैनिंग। ये या तो फिर हमारा आउटवर्ड या फिर इनवर्ड हो सकता है, कि मतलब वहां से हमें कोई इंस्ट्रक्शन आ रहा है या कस्टमर इंक्वायरीज आ रही है, या फिर हम यहाँ से मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा गाइस पीएफआरडीए का एक अलोन कोर्स भी हमारा चल रहा है, जिस पर आप पीएफआरडीए 30 का अगर बैच कोड लगाओगे तो यहाँ पर आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। इसमें हम टॉपिक वाइज नोट्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, फाइनेंशियल सेक्टर, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी प्रोवाइड करते हैं। डाउनलोडेबल रिविजन शीट्स हैं, 5 मॉक टेस्ट फेज 1 पेपर 2, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 2 के लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेसेसिटी है कि हमें यहाँ पर सीमलेस ऑपरेशनल सिनर्जी जो है वो अचीव करनी है। तो ये यहाँ पर प्राइमरी मोटिवेशन है फॉर कम्युनिकेटिंग विद, किसके साथ में हमें कम्युनिकेट करना है, इसका कहाँ पर मतलब हमारा बेसिकली प्राइमरी एक तरीके से मोटिवेशन है ये, कि हमें कम्युनिकेट करना है। तो किसके साथ कम्युनिकेट करना है, ताकि हम ऑपरेशनल सिनर्जी लेकर आ पाए। सीनियर मैनेजमेंट, कलीग्स, सबऑर्डिनेट स्टाफ, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज जैसे यूनियंस होती है ना, एंड एक्सटर्नल रेगुलेटरी अथॉरिटीज, किसके साथ में हमें सिनर्जी बनानी है, ऑपरेशनल सिनर्जी, जब हम अपने कोर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो कलीग्स के साथ में करेंगे, है ना। कम्युनिकेशन डायरेक्टेड टवर्ड्स एंड इंडिविजुअल सुपीरियर्स, राइट, टिपिकली इन्वॉल्व्स, अब मेरे को यहाँ पर अपनी किसी बेसिकली ऐसे लेकर चलो, मैंने यहाँ पर मैं मार्केटिंग से हूँ, ये पर्सन जो है सेल्स से है, मुझे ना यहाँ पर सेल्स वाले की कंप्लेंट करनी है, इसके मैनेजर से करनी है, राइट। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल का जो सुपीरियर है, इनके तरफ हमारी कम्युनिकेशन जा रही है, तो ये क्या हो सकता है, तो ऑफिशियल कमांड्स हम यहाँ पर इशू कर रहे हैं, मैंडेटरी डायरेक्टिव्स दे रहे हैं, ग्रीवांस या फिर फीडबैक सबमिट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस, या फिर डेलीगेट कर रहे हैं टास्क। तो ये क्या होगा, कोई ग्रीवांस या फीडबैक हम दे रहे हैं, कंप्लेंट जैसे हम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया था। तो कम्युनिकेशन विद सुपीरियर्स, राइट। अपना स्कोर बताना, नेगेटिव मार्किंग मत लेकर जाना, ऐसे ही एक बार अपना स्कोर बताना कि कितना स्कोर आपका आ रहा है। कॉन्सेप्ट है आपका लिसनिंग का, जो कि नोटेबली हाईलाइट हुआ था एज वन ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो हाईली इफेक्टिव लोग जो हैं यहाँ पर, उनमें आपका ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिसनिंग जो है ये हाईलाइट हुआ है, ठीक है, 7 हैबिट्स में से एक। तो किसने इसको किया है, कौन से ऑथर हैं, राल्फ जी निकोलस, स्टेफन कोवे, पीटर एफ ड्रूकर, जिम कॉलिंस, या फिर डैनियल गोलमैन, कौन होंगे बताओ। हाँ, तो यहाँ पर इनका आंसर है आपका स्टेफन कोवे। तो इन्होंने अपनी एक इन्फ्लुएंशियल बुक लिखी थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो कि यहाँ पर इनका क्या था कि ये पहले समझते हैं चीजों को, फिर यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, फिर उसके बाद में पहले आपको समझेंगे, फिर चाहते हैं कि आप भी उन्हें समझो, राइट। तो ये लिसनिंग की इंपॉर्टेंस होती है। मोस्ट रूडिमेंट्री, देखो लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस होता है, while you are listening this lecture, okay, और while you are hearing this lecture होगा क्या, if you are just hearing, आपको आवाज जा रही है, समझ कुछ नहीं आ रहा, समझना कुछ नहीं जा रहा, अपनी थॉट्स में खो गए हो। लिसनिंग क्या है कि आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, क्वेश्चन के आंसर अपने दिमाग में दे रहे हो, या फिर अपनी बुक में या कमेंट में डाल रहे हो, और फिर अपना स्कोर देख रहे हो कि क्या स्कोर है, राइट। द मोस्ट रुडिमेंट्री फॉर्म ऑफ लिसनिंग,
फोकसिंग ऑन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डिफरेंट साउंड्स इज नोन एज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब हम अलग अलग बेसिकली उस पर फोकस कर रहे हैं कि भाई अलग अलग साउंड्स आ रहे हैं, तो हम हाँ किस चीज कौन सा यहाँ पर सबसे ज्यादा लिमिटेड है ना, बेसिक प्रिंसिपल्स को यहाँ पर हम फॉलो नहीं कर पा रहे, एक तरीके से मोस्ट रूडिमेंट्री फॉर्म आपका हो गया। तो बताओ कौन सा होगा। ये बेसिकली एकदम बहुत सिंपल है, लिमिटेशन नहीं होगा, ये बेसिकली एकदम सिंपल बहुत ही बेसिक सी फॉर्म है इसकी, राइट। तो एनालिटिकल, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्रिशिएटिव, अटेंटिव, बेसिक साउंड रिकॉग्निशन कौन सा होगा। ओके यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटिव, ओके थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ हो गया है। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग जो है वो यहाँ पर आपकी आती है एज मोस्ट बेसिक वन, ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लिसनर है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन साउंड्स, फिर यहाँ पर जो नुआंसेस आ रहे हैं टोन्स में, पिचेस में और वॉइसेस में, उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ है ना, तो किसी चीज पे मैं थोड़ा ज्यादा फोकस देकर बात करी तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ओके शायद इंपॉर्टेंट है ना। किसी चीज को मैं थोड़ा नॉर्मली ले जा रही हूँ, जो चीजें मैंने पहले समझा दी उन्हें मैं थोड़ा लोअर टोन में समझा रही हूँ, तो ये हमारी टोन्स और पिचेस जो है वो आपको थोड़ी सी चीजें समझने में हेल्प करती है, राइट। कि भाई ये ओके मैम ये समझ रही है, ये मुझसे एक्सपेक्टेड है कि अभी उन्होंने ये इस पर 2 क्वेश्चन करा दिए तो तीसरा मैं खुद से सॉल्व कर सकता हूँ, ये इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की किस पार्ट ऑफ हायरार्की से आती है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक है सबऑर्डिनेट जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं विद अ सुपीरियर, दूसरा है एक सबऑर्डिनेट जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं विद अनदर सबऑर्डिनेट, राइट। एक सुपीरियर कम्युनिकेट कर रहे हैं अनदर सुपीरियर के साथ में, एक सुपीरियर कम्युनिकेट कर रहे हैं एक सबऑर्डिनेट के साथ में, राइट। और एक्सटर्नल एंटिटीज कम्युनिकेट कर रही है विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सा होगा, एक सुपीरियर यहाँ पर अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे होते हैं। अनऑफिशियल एक्सचेंजेस जैसे कि गॉसिप्स हो गई यहाँ पर या फिर रूमर्स हो गए, वो आपके कौन से कम्युनिकेशन नेटवर्क का हिस्सा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इनफॉर्मल चैनल्स का, राइट। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन का, यहाँ पर कौन सा एग्जांपल है, लेटर किसका, रिटन का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल अगेन रिटन का हो गया, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जब हमारे बीच में हो रही है तो ओरल होगी, राइट। तो यहाँ पर एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन इसका एग्जाम्पल आंसर होगा। तो एक टेलीफोनिक कुछ एक्सप्लेनेशन में पार्ट है कि ये सोनली आपके स्पोकन वर्ड्स पर है, क्योंकि हम एक दूसरे को देख तो पा नहीं रहे हैं, अगर वीडियो कॉल करें तो वो एक अलग चीज हो गया, नॉर्मल कॉल में तो ऐसा नहीं होगा। Among the given options, which represent an effective form of audio-visual communication? Audio-visual communication के लिए effective representation क्या होगा, एक theoretical performance, एक television broadcast, एक dramatic play, या फिर all of the above और none of the above। तो of course यहाँ पर आपके सभी आ जाएंगे है ना। साइकोलॉजिकल नॉइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा मूड अच्छा है, आप मुझसे कुछ बात थोड़ा उल्टा भी बोल रहे हो तो मैं उसको यहाँ पर माइट भी अच्छे से ले जाऊं, और वाइस वर्सा। तो कोहेरेंस इश्यूज इन राइटिंग, सिमेंटिक एम्बिग्युइटीज की यहाँ पर हम वर्ड्स की मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन आ रहा है एनवायरमेंट में भी, जैसे बहुत ज्यादा नॉइज हो गई, इंटरनल कॉग्निटिव और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस विद इन द कम्युनिकेटर्स, या इनएबिलिटी टू हेयर क्लियरली। तो कौन सा होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा, है ना। तो साइकोलॉजिकल नॉइस यहाँ पर क्या है कि इंटरनल थॉट्स, फीलिंग्स या बाइसेस हैं जो कि यहाँ पर एक सेंडर को या एक रिसीवर को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको यहाँ पर प्रिवेंट कर रही है कि वो फुल्ली फोकस नहीं कर पा रहे हैं या एक्यूरेटली मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। मेंटल टर्बुलेंस की बात करें अगर कम्युनिकेशन में, तो इसे हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव इनेबिलिटी इन एन ऑब्जेक्टिव इनेबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, कॉग्निटिव डिसएरे इन द रेसिपेंट्स माइंड, कॉग्निटिव डिसएरे इन द सेंडर्स माइंड, अ फिजिकल इम्पेडिमेंट टू स्पीच, या फिर बोथ बी एंड सी। तो बताओ मेंटल टर्बुलेंस में यहाँ पर आपका क्या आंसर आना चाहिए, तो ऑफ कोर्स बी एंड सी आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर आप किसी से बात कर रहे हो, राइट, तो यहाँ पर जब आप किसी से बात कर रहे हो और आपके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हैं, कुछ भी यहाँ पर आपके दिमाग में ऐसा फालतू की बातें आ रही हैं या कुछ भी हो सकता है, राइट, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड रहोगे, डिसऑर्गेनाइज्ड रहोगे, आपके थॉट्स क्लियर नहीं होंगे, तो यहाँ चीजें भी आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है।
तो ये दोनों के दिमाग में हो सकती हैं, सेंडर के भी और रिसिपेंट के भी, या फिर किसी एक के भी हो सकती हैं जब हम बात कर रहे हैं। तो फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे थॉट्स को क्लियरली, यहाँ पर प्री ऑक्यूपाइड है, बाइज्ड है, पहले से यहाँ पर कोई बात आ रही है उसको मिस इंटरप्रेट करे, कुछ भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इफेक्टिवली एनहांसेस क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। जब हमें क्लैरिटी लेकर आनी है बातों में, तो कौन सी टेक्निक्स यहाँ पर हमारी इफेक्टिव रहेंगी। पहला है, हम अगर कंसाइज, फैमिलियर और कन्वर्सेशनल वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करें। हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल अपने करें जब सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को, तो इफेक्टिवली करें। अप्रोप्रिएट रीडेबिलिटी लेवल्स यहाँ पर लेकर आए ऑडियंस के लिए। तब देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई लेटर लिख रही हूँ, तो लेटर मेरा कैसा होना चाहिए कि भाई किस बारे में है ना, उस बात के बारे में और थोड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, फिर मैं क्या चाहती हूँ, और बाद में उसका एंड जो भी है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं वो वर्ड्स लेकर चलूं जो आपको समझ आ रहे हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि आपको हो सकता है मीनिंग नहीं पता हो, राइट, माइट भी आपको पता हो, किसी और स्टूडेंट को नहीं पता हो, तो मैं उसका वर्ड का मीनिंग भी समझाऊं। तो यहाँ पर हम क्या करें, कंसाइज, फैमिलियर और कॉन्वर्सेशनल वोकैबुलरी ले रहे हैं। इसके अलावा सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को उस तरह से स्ट्रक्चर कर रहे हैं, पूरी एग्जांपल मैं आपको दूंगी तो उसी तरह से यहाँ पर चीजों को लेकर आऊंगी। तो ये सारी ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर इन सबको लेंगे ताकि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाए। नेक्स्ट है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सभी हमारे फंडामेंटल कैटेगरीज किसके हैं, कम्युनिकेशनल कॉम्पिटेंसीज के, असेसमेंट मेथोडोलॉजीज के, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, या फिर कॉग्निटिव बाइसेंसेस के। तो बताओ किस चीज के रिलेटेड यहाँ पर फंडामेंटल्स होंगे ये। तो ऑफ कोर्स ये हमारे कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसीज का हिस्सा है कि हमारी स्किल्स कैसी हैं, हम कैसे अपनी बात को यहाँ पर लिख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे को कितने अच्छे से सुन रहे हैं, कहीं हम जज तो नहीं कर रहे हैं। तो 4 कोर मैक्रो स्किल्स हैं ये कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट आ जाओ, कम्युनिकेशन बैरियर्स जो होते हैं वो बेस्ट कैसे डिफाइन करोगे। रेसिपेंट्स रिस्पॉन्स टू एन इनकमिंग मैसेज, कि भाई यहाँ पर मैसेज जो है, राइट, उसके ऊपर हमारा जो भी रिसीवर है उनका रिस्पॉन्स कैसा है। इस्टेब्लिश पाथवेज जो है हमारे मैसेज डिलीवरी के लिए, जैसे फोन से, व्हाट्सएप से, आजकल व्हाट्सएप से बहुत सारी चीजें होती हैं। इम्पेडिमेंट्स दैट हिंडर द एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन करने का बेसिकली है ना तरीका है कि भाई हमारा मैसेज सही से एक्यूरेटली पहुंचे, उसमें कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस, एक ऑब्स्ट्रक्शन बन रहे, रुकावट बन रहे हैं यहाँ पर। फिर environmental conditions surrounding a communicative act to strategies employed to ensure message clarity। तो क्या होगा, ऑफ कोर्स सी इसका आंसर बन जाएगा कि भाई यहाँ पर हमारा जो इफेक्टिव फ्लो है, जो कॉम्प्रिहेंशन है मैसेजेस का, वो ठीक से नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट आ जाओ, आपसे पूछ रहे हैं कि जो नॉन लिंग्विस्टिक फॉर्म है कम्युनिकेशन की, वो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं थ्रू फिजियोलॉजिकल डिस्प्लेस, जैसे कि बॉडी का अलाइनमेंट कैसा है, बॉडी का पोस्चर कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आई कांटेक्ट हमारा कैसा जा रहा है, और वोकल एट्रीब्यूट्स, राइट। तो यहाँ पर इन सबको हम क्या बोलेंगे, जो नॉन लिंग्विस्टिक फॉर्म है हमारी कम्युनिकेशन की, वो हम कैसे कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल डिस्प्ले से कर रहे हैं। जैसे कि मेरा अपना खुद का बॉडी का, जैसे अब मैं मान लो आपकी तरफ यहाँ पर नहीं देखकर बात कर रही, आप मुझसे बात कर रहे हो, या मैं यहाँ पर ऊपर नीचे आगे पीछे देख रही हूँ, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे खराब खराब आ रहे हैं, या मैं आई कांटेक्ट नहीं कर रही हूँ जब आप मुझे किसी चीज के लिए कन्फ्रंट कर रहे हो, तो इस तरीके की चीजें अगर देखने के लिए मिल रही हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल क्या है, जब मैं बोल रही हूँ, है ना। अनस्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल डिस्क्लोजर, नॉन वर्बल, या फिर पैरालिंग्विस्टिक। तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, जहां पर मैंने आपको जेस्चर्स के थ्रू भी ये समझाया था कि यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, राइट, कि जैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं और ये सारी चीजें। अच्छा, पैरालिंग्विस्टिक क्या होता है पता है आपको, जो यहाँ पर नॉन लेक्सिकल एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के या स्पीच के, जब हम उसे समझ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नॉन वर्बल क्यूज हम दे रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तो हमारा टोन कैसा है, पिच हमारा कैसा जा रहा है, वॉल्यूम हमारी कैसी है, डिलीवरी कैसे। मान लो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोलते बोलते मेरा टोन एकदम से हाई हो गया, जब मुझे गुस्सा आ गया, तो ये एक अलग चीज हो गई, पिच हाई हो गया, है ना। चलो, अकॉर्डिंग टू रिकार्ड फिट्स, what percentage of communication in the communication process
इज एट्रीब्यूटेड टू नॉन वर्बल क्यूज। जब हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कितना परसेंट हमारा नॉन वर्बल क्यूज से ही बात हो जा रही है और रेस्ट ऑफ द बात हमारे शब्दों को समझा जा रहा है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, भावनाओं को समझो, एक्सप्रेशंस को समझो, इसको समझो, उसको समझो। तो वो जो नॉन वर्बल क्यूज हैं वो कितने परसेंट यहाँ पर हिस्सा है हमारी कम्युनिकेशन का? 50%, 70%, 90%, 80% और 60%? बताओ। 90%. When you are talking to somebody, you would be looking at their face or their expressions, and then you will try to understand what they are reacting and how they are responding to your message, right? तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्लेम इन्होंने किया है कि ऐसे कुछ और भी क्लेम्स आए हैं, जैसे मैरेबियंस का वर्क था, उन्होंने भी बोला है कि माइट भी यहाँ पर जो आपका 90% एक फिगर है जो कि यहाँ पर आपका एट्रीब्यूट हो रहा है 90% कम्युनिकेशन में। मतलब मेरी बात, मेरे शब्द से ज्यादा मेरे एक्सप्रेशंस पर ध्यान दिया जा रहा है। What term describes the particular way one holds or positions their body when standing or seated, contributing to non-verbal messaging? Non-verbal जब मैसेजिंग हो रही है, राइट? तो यहाँ पर किस तरीके से एक इंसान अपनी बात को रख रहा है, उसकी बॉडी की पोजीशंस कैसी हैं, है ना, किस तरह वो खड़े हैं या बैठे हैं, वो यहाँ पर आपको बता रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो इसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? जेस्चर्स, पोस्चर्स, पैरा लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिटीज या फिर आर्टिफैक्ट्स। तो ये आपका आता है यहाँ पर पोस्चर्स। तो बाकी चीजें क्या होती हैं ये भी ऑफ कोर्स समझना जरूरी है ना। तो एक बार ना हम इसको वापस जाते हैं और सारे ऑप्शंस को एक एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो जेस्चर्स क्या है कि भाई आपके बॉडी में मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, है ना, आप अपने हाथों को किस तरह से यूज कर रहे हो जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो ये सारा आ जाता है। पोस्चर क्या है कि आप किस तरह से बैठे हो, किस तरह से आप अपने यहाँ पर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, नर्वस दिख रहे हो। पैरा लैंग्वेज जैसे मैंने बताया था कि आपका टॉप यहाँ पर टोन कैसा है, पिच कैसा जा रहा है, वॉल्यूम कैसी है, स्पीड कैसी है। प्रोक्सेमिक्स क्या होता है यहाँ पर कि कैसे आप यहाँ पर फिजिकल स्पेस जो है उसको यूज कर रहे हो या परसीव कर रहे हो, राइट? जैसे कि यहाँ पर पर्सनल स्पेस, कहीं ना कहीं हम अपनी टेरिटरीज डिफाइन कर लेते हैं कि भाई मुझसे अगर आप बात कर रहे हो तो इससे ज्यादा आप मुझसे ज्यादा घुल मिल नहीं सकते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर कि हम जो अपने ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लोथिंग, ज्वेलरी, एसेसरीज जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम पहन कर बैठे हैं, वो हमारा यहाँ पर बताएंगे। और पैरा लैंग्वेज क्या होता है? पैरा लैंग्वेज होता है कि भाई यहाँ पर, अच्छा पैरा लैंग्वेज में बता चुकी हूँ ना, टोन, स्पीच वगैरह। तो यही आपका पूरा का पूरा यहाँ पर डेफिनेशन है, राइट? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें एडा की, तो एडा का भी कोर्स हम लेकर आ चुके हैं। एडा का भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली देखने के लिए बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जैसे आप हमारा करेंट अफेयर्स का कोर्स लेते हो या आप हमारा डिस्क्रिप्टिव कोर्स ले रहे हो या फिर आप हमारा कोई एग्जाम कोर्स ले रहे हो जिसमें हम आपको ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस प्रोवाइड करेंगे। तो एक दिन हम आपको क्वेश्चन देते हैं, राइट? आप उसे पढ़ो, समझो, उसका सोल्यूशन हमें सबमिट करो। हम उसका सोल्यूशन का ना आपको फीडबैक देते हैं 1 to 1। इसके अलावा मॉडल आंसर प्रोवाइड करते हैं और आपको बताते हैं कौन कौन सा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ कहाँ आपने अच्छे से चीजें लिखी हैं। फिर एक दिन आपका पूरा इसमें चला गया, है ना। फिर हम नेक्स्ट आपका बेसिकली ऑल्टरनेट डेज में दे रहे हैं, तो आपका फर्स्ट डे क्वेश्चन आया, फिर थर्ड डे आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रिपरेशन भी करो और अपनी राइटिंग स्किल्स पर भी वर्क कर पाओ। क्योंकि देखो डिस्क्रिप्टिव है तो आपको पता है सीट्स हम थोड़ी कम रखेंगे, 25 सीट्स हैं, प्राइस 3999 है। क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके अलावा 5 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे पेपर 1, 2 एंड 3 से, राइट? तो आप सबसे पहले तो आरपी एकेडमी डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, और अगर हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लो। इसके अलावा गाइस यहाँ पर कल मैं आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन के ही क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, बट वो क्वेश्चन थोड़े लैंग्वेज में, यहाँ पर बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि जो उसका लेवल है वो थोड़ा हाई रहेगा और थोड़े मॉडल्स वगैरह रहेंगे। ठीक है, तो आपको लगेगा आप सीधे सीधे आरबीआई के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। माइट बी मोस्ट लेवल तक क्लोज पहुंचने की कोशिश करूंगी। तो देखते हैं कि कैसा आपका एग्जाम जाता है और कैसा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाती हूँ। चलिए अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।